मिजाज कैसे हैं बच्चों? बढ़िया है बच्चों। अब मैं ना वन शॉट आपको दे रहा हूँ। जैसे अभी मेरा चल रहा था, काइनेमेटिक्स चल रहा था, तो अब जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं वन शॉट में टॉपिक्स आगे के कवर करता जाऊंगा, और जो मेरा अभी जो काइनेमेटिक्स चल रहा था उसे पैरेलल में चलाता जाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं ले रहा हूँ चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन वेक्टर्स। तो चैप्टर 4 को, मोशन इन अ प्लेन को, हम दो पार्ट में बांट देंगे। एक शॉट हम रखेंगे वन शॉट वेक्टर के लिए, और दूसरा वन शॉट रखेंगे पैराबोलिक मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों वेक्टर्स। तो बेटा जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल quantities which can be measured directly or indirectly, the quantities which can be measured directly indirectly are called physical quantity, जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक टेम्परेचर हो गया, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया। तो अब इनको रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम दो पार्ट में बांटते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये दो टाइप की हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये दो टाइप में हम बांट देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, या सिंपली आप वेक्टर्स बोल सकते हैं या इनको स्केलर बोल सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। ठीक है, इनके लिए क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड। बड़े प्राइमरी लेवल पे बता रहा हूं मैं, 9th क्लास में हम इसी तरीके से बात करते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन भी चाहिए यहां पर, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि भाई इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस पेन, if I apply a force of, मैंने कहा भाई I am applying a force of 100 न्यूटन on this pen, तो आम भाषा में तो ये चल जाएगा कि भाई सही है, अरे बात सर ने तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, लेकिन बेटा फिजिक्स या साइंस की लैंग्वेज में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मुझे इसकी मेंशन करना पड़ेगी डायरेक्शन, कि मैं 100 न्यूटन का फोर्स इस मार्कर पर कहां लगा रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, या एनी अदर डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्या कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा। ठीक है, इधर आ जाए, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटसेट्रा। तो ये क्या कहलाती है? ये स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। यही मैं जैसे मैं ऐड कर दूं, ये तो बड़ा जैसे 9th के लेवल पे डिफरेंस जो होता है वो इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब 11 के हिसाब से थोड़ी एक बात और यहां पर लगा दूं कि भाई सम टाइम जैसे सिर्फ कई क्वांटिटीज ऐसी है जिनमें डायरेक्शन है लेकिन स्केलर में आती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको डायरेक्शन चाहिए, लेकिन ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी ऐसी क्वांटिटी जिनके डायरेक्शन यूनिक है, इसका डायरेक्शन यूनिक है, यानी बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड है और किसी डायरेक्शन में नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? यानी ये स्केलर में माना जाएगा जिनका डायरेक्शन फिक्स्ड है। ठीक है, मैं 11 के हिसाब से बात कर लूं तो स्केलर वो क्वांटिटीज है जिनमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए, और जो वेक्टर लॉस, भाई अगर वेक्टर है तो एक कायदे कानून को मानेंगे, वेक्टर लॉस को मानेंगे। अगर वेक्टर है तो वेक्टर लॉस को फॉलो करेगा, नहीं है तो नहीं फॉलो करेगा। तो ये फॉलो नहीं करते हैं, यानी डज नॉट फॉलो या नॉट
फॉलो वेक्टर्स लॉ, वेक्टर्स लॉज, ये वेक्टर्स लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ये वेक्टर लॉज को फॉलो करेंगे, वेक्टर्स लॉज ये फॉलो करेंगे और ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इनको बता सकता हूं स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई खास तरीके की जरूरत नहीं है, जबकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। जैसे मेरे पास ए वेक्टर है, या तो मैं इसको ऐसे डार्क, खूब डार्क कर दूं, ऐसे खूब ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट करूं, या एक दूसरा आसान तरीका अपनाऊं कि भाई ए वेक्टर बना के एक एरो चिपका दूं या एरो लगा दे इस पर, ठीक है, तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो मैं इस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करूंगा। तो ये एरो जो होता है बड़ा मीनिंगफुल है, ये जो इट इज कॉल्ड, जो एरो पॉइंट है ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाता है, पिछला हिस्सा, और इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो किसको इंडिकेट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को इंडिकेट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को इंडिकेट करती है। एक बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए बच्चों, जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड इज नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होता है। यानी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ये न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, दोनों को मिलाकर कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। अब देखो कुछ खास किस्म, हम पूरा एलैबोरेट नहीं करेंगे, कोई खास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ताकि आपका पूरा वेक्टर्स तैयार हो जाए, ऐसे हम पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर बेटा जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन सेम है, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ये इक्वल वेक्टर हो गए, ठीक है। अगर लंबाई लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, डायरेक्शन क्या आ गई, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है बच्चों, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर एंटी पैरेलल, इनको हम पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं इक्वल को, ठीक है। ये अपोजिट वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, ये पैरेलल वेक्टर हो गए, ठीक है। तीसरा ध्यान रखिए, जैसे ये x और ये y, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं। जैसे एक पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट है मान लीजिए P, इसका मुझे पोजीशन इंडिकेट करना है, लोकेशन इंडिकेट करना है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन, अगर मैं ये वेक्टर मार्क कर दूं, डायरेक्शन मार्क कर दूं, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r। तो r वेक्टर बच्चों यहां पर क्या हो गया, ये पोजीशन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मान लो अभी पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से r1 वेक्टर, ये है। अब ये पॉइंट मान लो जो P पॉइंट था वो यहां शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स Q, कहां चला गया, ये Q पर चला गया। कोई पार्टिकल है यहां पर, कोई बॉडी है P पर, उसका पोजीशन वेक्टर किसी इंस्टेंट पर r1 है। नाउ दिस पॉइंट और बॉडी और पार्टिकल इज शिफ्टेड टू द Q पॉइंट whose position vector is r2, ये r2 पोजीशन वेक्टर है। तो बेटा P से Q तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो P2Q वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू r2 माइनस r1, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो r2 माइनस r1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते,
अब बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर हम डिस्कस करते हैं, यूनिट वेक्टर। अब क्या डिस्कस करते हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर। मेरे ख्याल से ये 5th पॉइंट होगा, 5th पॉइंट, 5th पॉइंट है, ठीक। तो ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर बेटा, यूनिट वेक्टर जो होता है नाम से ही क्लियर है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो डायरेक्शन इंडिकेट करने के काम है, ये इट इज डायरेक्शन इंडिकेटर, ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है। यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट के बराबर, एंड विच इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करे, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करे, ठीक है। जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर बेटा ये है, ए वेक्टर ये है मेरे पास, तो इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इसका डायरेक्शन ये है, तो एक छोटा सा यानी यूनिट वेक्टर यहां लगा दिया जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। क्या पढ़ेंगे इसको? ए कैप पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? ए कैप। ये पढ़ा जाएगा, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और बेटा जो ए कैप है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए कैप बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ वेक्टर ए टू इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बेटा मैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें देखो यहाँ मॉड और ये ऐसे लगाना पड़ रहा है, साइन मॉड लगाना पड़ रहा है, एरो भी लगाना पड़ रहा है, इसको मैं खाली ये भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर अपॉन ए। तो जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड खाली ए भी लिख सकते हैं विदाउट द साइन ऑफ मॉड और विदाउट द साइन ऑफ एरो, ठीक है। तो बेटा ए कैप मेरे पास हो गया ए वेक्टर अपॉन ए। अब मैं ए वेक्टर में ए का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ दिस मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड विद यूनिट वेक्टर ऑफ ए, हेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जो यूनिट वेक्टर होता है ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो जैसे हमारे पास खास पर्टिकुलर जो एक्सेस होते हैं वहीं पर हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, बॉडी को लोकेट करते हैं, पार्टिकल को लोकेट करते हैं। एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो बेटा ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये जेड डायरेक्शन हो गई। यानी एक्स और वाई तो इस बोर्ड के प्लेन पर हो गए, व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर हो गए, और बेटा जेड एक्सिस जो हो गया टुवर्ड्स यू हो गया, आप लोगों के टुवर्ड हो गया। लेकिन बेटा ये 2D प्लेन है, तो इसलिए मुझे तीसरा वेक्टर जो आउटवर्ड है डी, यानी जो आउटवर्ड है जेड एक्सिस, इसको इसी पर बनाना होगा। इसका मतलब है कि आप लोगों के टुवर्ड्स है, ठीक है। तीनों के बीच, तीनों एक्सिस के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तीनों एक्सिस के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है। बेटा एक्स डायरेक्शन को, जो एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर लगाते हैं इट इज कॉल्ड आई कैप, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए के कैप वेक्टर लगाया जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। बेटा इनका मैग्नीट्यूड क्या है? ये यूनिट डेफिनेशन में लिखा है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड मॉड लगा के ईच इज 1, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नाउ बेटा अब जैसे हमें एडिशन करना है, वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करना है। अगर स्केलर ऐड करने होते हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, कोई स्पेशल चीज की, स्पेशल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेक्टर एडिशन के अलग कायदे कानून होते हैं, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए बेटा यहां पर पहले तो हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड में आपको कंपास चाहिए होगा, डी चाहिए होगा, स्केल, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो यहां पर हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेटा यहां पे एडिशन ऑफ वेक्टर सबसे पहला मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है उसे समझ लें। जैसे बेटा वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर ए मुझे जोड़ना है वेक्टर बी के साथ, ए और बी को मुझे जोड़ना है, यानी क्या करना है मुझे ए प्लस बी वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं ज्योमेट्रिकली इसको कैसे निकालता हूं भाई, कैसे जोड़ूंगा। सबसे पहले पहला वेक्टर कौन है, ए वेक्टर को बना दूंगा यहां पर। अच्छा, जब ए वेक्टर को हम बनाए बिल्कुल ऐसे शिफ्ट करके, ना लेंथ चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, ए वेक्टर ये बना दिया। अब ऐसे ही बी वेक्टर को बेटा मैं यहां आगे खिसकाता हुआ ये लेकर आऊंगा। ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन भी ना बदले। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमें पता करना हो तो दोनों के टेल्स चिपका दीजिए, दोनों के टेल्स एज्यूम कर लीजिए चिपके हुए हैं, उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। मैंने कहा इन ए और बी के बीच एंगल क्या होगा, तो बेटा ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, बगैर डायरेक्शन चेंज किए हुए यहां बना दूं दोनों के टेल मिलाकर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये क्या होगा, एंगल थीटा मान सकते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, अब बेटा यहां पे अब बी को मैं आगे शिफ्ट करता हूं, बी को आगे शिफ्ट किया तो बस डायरेक्शन ना चेंज हो और ना ही इसकी लेंथ चेंज हो, ये आ गया। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, सबसे पहले ए वेक्टर ए प्लस बी करना है, ए वेक्टर को बनाइए, ए के हेड से बी का टेल मिला दीजिए। ठीक है, तो अब ये एरो कैसे घूम रहा है, एरो ए का ये एरो है, बी का एरो ये है, तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है तो ट्राइंगल भी बेटा बनाया जाएगा। अब तीसरी साइड ट्राइंगल की ये मिला देते हैं तो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी साइड, तो तीसरी साइड का एरो अपोजिट बनाना है, ये नहीं कि तीसरी साइड का एरो यहां बना दे, तब तो पूरा क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे ये इस तरीके से हम एरो बना देंगे इस डायरेक्शन में, तो ये इनके रिजल्टेंट ए प्लस बी को बताएगा, ए प्लस बी यानी कि इनका रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट। तो आर क्या हो गया, इनका रिजल्टेंट हो गया। तो इस तरीके से मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करता हूं। ठीक है, अगर बेटा मुझे बी प्लस ए करना हो, अगर मुझे कहा जाए कि बी आप पहले रखिए और ए बाद में रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बी वेक्टर बना दीजिए बेटा, यहां पे बी वेक्टर बना दीजिए, बी वेक्टर डायरेक्शन ना बदले, यानी अगर मैं ऐसे इसको इंडिकेट कर दूं बी वेक्टर कि भाई ए के डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, तो ये डायरेक्शन ना बदले, अभी भी ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब बेटा यहां पे बी, पहले मैंने बी बना दिया। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं मैं अभी, ये तो मैंने बताया कि भाई इसका डायरेक्शन ना चेंज हो ना इसकी वैल्यू लेंथ चेंज हो। बी वेक्टर यहां बना दिया, पहले बी बनाइए फिर ए। अब बी के हेड से ए को ऐसे बनाइए, ए का टेल बी के हेड पर टकराए, ये बना दिया, ए वेक्टर ये आ गया, ए को आपने ऐसे स्लाइड करके शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इनके एरोस कैसे घूम रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज, बी का एरो ये रहा, ए का एरो ये रहा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। नाउ थर्ड साइड, ये ज्वाइन कर दीजिए थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये रिजल्टेंट को बताएगी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आर का ये मार्क कर दीजिए, रिजल्ट आर इज द रिजल्टेंट बी प्लस ए, ये आ गया। तो बेटा यहां देखिए दोनों डायग्राम को अगर कंपैरिजन करेंगे, देखो आर ये चल रहा है और ये भी आर इसी डायरेक्शन में आ रहा है, लंबाइयां भी क्या है, सेम है, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो एक तरीके से कॉम्यूटेटिव हो गया, a प्लस बी, ए में बी जोड़े या बी में ए जोड़े, तो क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाएगा। नाउ अब दूसरे तरीके से दूसरा तरीका और देख ले, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ यूज करें तो बड़ा आसान है, ये भी ट्राइंगल लॉ से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के कंपैरिजन में इजियर है। ठीक है, फिर से बेटा मुझे ए और बी जोड़ने हैं। ठीक है, अब क्या करें, यहां पर अब ए और बी को एक साथ बनाइए, दोनों के टेल मिलाते हुए, बी का टेल और ए का टेल आपस में मिल जाए, लेकिन डायरेक्शन और इनकी लेंथ ना चेंज हो। ए को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अब बी को उठा के यहां लगा दिया, बी को ये लगा दिया, बी वेक्टर ये हो गया, एंगल कितना बन रहा है, थीटा के बराबर बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, दोनों वेक्टर को इस तरीके से बनाया, दोनों के टेल कॉन्साइड हो गए।
अब बेटा यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ए के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए, अब बी के पैरेलल इस जगह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया। अभी आपका पैरेललोग्राम तैयार हो गया। उस डायगोनल को चूज करिए विच इज पासिंग थ्रू द कॉमन टेल ऑफ ए एंड बी वेक्टर, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट इसको यहां डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए, ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया। दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए प्लस बी को इंडिकेट करेगा। किसको बताएगा? ये ए प्लस बी वेक्टर को बताएगा। तो बेटा इस तरीके से मैं यहां पर इंडिकेट कर सकता हूं कि भाई जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बड़ा आसान है, ए और बी दोनों ऐसे बना दो कि कॉमन टेल पर, यानी कॉमन टेल आ जाए, फिर पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दो। अब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल, उस डायगोनल को चूज करो टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट और एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी विच इज पासिंग थ्रू द कॉमन टेल। तो यहां से पास हो रहा है आर, तो आर विल गिव द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के बेटा एडिशन को इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहां तो बच्चों हमें जरूरत पड़ रही है कि भाई एंगल की ये लंबाइयां नापना, डायरेक्शन भी देखना, ठीक है। तो ये सब हमें डी वगैरह की जरूरत पड़ रही है, स्केल, इरेजर, है ना, इन सब की जरूरत पड़ती है। अब इसे हम मैथमेटिकली निकाले कि भाई हमारे पास कोई तरकीब ऐसी हो। अब ये तो है नहीं कि हम साथ में रख के घूमेंगे कि हर बार हमारे पास सब सामान ज्योमेट्रिकल बॉक्स हो, ठीक है। अगर हमारे पास ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स मालूम है, उनके बीच का एंगल मालूम है, तो वी हैव अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी है जो इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेगा। तो ये जो रिजल्टेंट होता है इसको मैं एनालिटिकल मेथड से भी निकाल सकता हूं। तो यानी एनालिटिकल मेथड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड, यानी कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन से मैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकता हूं, यानी ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, उसका वैल्यू क्या है उसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकता हूं। तो बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया कि भाई फिर से भाई दो वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर ये है, मुझे क्या जोड़ना है, दूसरा बी वेक्टर जोड़ना है। बी वेक्टर जोड़ना था, ए और बी के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। मैं कोई भी लॉ यूज करूं, ट्राइंगल यूज कर लूं या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लूं, रिजल्टेंट वही आता है। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी ए और ये बी, ए और बी वेक्टर ऐसे बना दिए, ठीक है। इनके बीच एंगल कितनी बन रही है, यहां पर ये एंगल थीटा के बराबर है। तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट मेरे पास आ गया, दिस इज द रिजल्टेंट आर। अब कुछ यहां पे मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिए, ओ पॉइंट ये मार्क कर दिया, ये स्मॉल ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। अब क्या करते हैं कि जो ए वेक्टर है इसके डायरेक्शन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, और फ्रॉम बी पॉइंट वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है लेट इट बी सी, इसे सी मान लेते हैं, ठीक है। अब बेटा सब आप जानते ही हो कि भाई जो ओ ए है, ओ ए एक तरीके से लेंथ ऑफ ए वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, यानी ए के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। तो ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज ए, खाली ए लिख दे बेटा। यहां पे बी किसका, बी का मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, यानी ए बी, ए से बी की जो लेंथ है, ए टू बी लेंथ, ये क्या बता रहा है, बी का मैग्नीट्यूड, इसको खाली बी लिख सकते हैं। अब जैसे ओ बी देखें आप, ओ बी, ओ से बी, ये आर के यानी जो रिजल्टेंट ए एंड बी का रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है आर, ये लिख दिया, आर ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बेटा यहां पे जैसे मुझे आर चाहिए तो मैं एक रफली दिमाग में सोचता हूं कि भाई आर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मेरे पास ये होगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ बी सी, ढूंढिए कहां है, ओ बी सी, ओ बी सी, ठीक है। इस राइट एंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो आर यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। अब ये तो बिल्कुल आर हमारे पास क्या है, ओ बी आपको निकालना है। ओ बी एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी का हाइपोटेनस हो गया। उसके लिए हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे।
ठीक है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम में अब हमें जो जरूरत पड़ेगी जब हम आर निकालेंगे पाइथागोरस यूज करके, एक तो बीसी लेंथ की जरूरत पड़ेगी और एक जरूरत पड़ेगी ओ से सी। अब जैसे मैं ओ से सी लिखता हूं बच्चों, ओ टू सी डिस्टेंस ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी। अब ओ ए तो मेरे पास है, ओ ए कितना है, ए के बराबर प्लस ए सी। अब ए सी निकालना पड़ेगा, ए सी मेरे पास है नहीं। एक मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी बीसी, ये भी मेरे पास नहीं है। तो अब मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई एसी और बीसी को फाइंड आउट करना, कि भाई एसी और बीसी किसी तरीके से मैं निकाल लूं। उसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी, ठीक है। तो यहां से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा कि भाई इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, जल्दी से देखिए ए बी सी कौन सा, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस बी के बराबर है। बीसी अगर मुझे निकालना है तो ये परपेंडिकुलर है, एसी निकालना है तो ये बेस है। बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से कैसे रिलेट होते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा से। तो बारी बारी से हम कॉस थीटा साइन थीटा ले लें। तो कॉस थीटा अगर मैं ले लूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस यानी एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन एबीसी ट्राइंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस एसी अपॉन हाइपोटेनस एबी। बेटा ए से बी की लंबाई कितनी है, बी के बराबर, ए टू बी इज बी, तो AC अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। हेंस बेटा AC कितना आ गया, बी कॉस थीटा के बराबर। AC मेरे पास बी कॉस थीटा के बराबर, चलिए इसका वैल्यू मेरे पास आ गया। अब इसका वैल्यू रह गया BC, अब साइन थीटा ले लूंगा मैं, BC चूंकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा से काम चलेगा। एंड साइन थीटा लीजिए इन ट्राइंगल ABC, पहले कॉस थीटा ले लिया इन ट्राइंगल तो बी कॉस थीटा आ गया। अब साइन थीटा लीजिए परपेंडिकुलर BC ओवर हाइपोटेनस AB, तो BC मेरे पास कितना हो गया, ये BC मुझे निकालना है। AB की वैल्यू कितनी है, AB इज इक्वल टू बी, AB इज इक्वल टू बी। तो बेटा ये मेरे पास अगर अब डायरेक्ट लिख दे, BC इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो BC की वैल्यू बी साइन थीटा आ गई, BC भी निकल आया। बस अब फाइनली अब क्या निकालें, आर निकालें। अब इन ट्राइंगल बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल जो है ओबीसी, ओबीसी देखिए, ओ बड़ा ओबीसी सबसे बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें बेटा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी जाए। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो बनेगा ना बेटा। O2C कितना है हमारे पास, A प्लस AC, A प्लस AC कितना निकाला है हमने, B cos थीटा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया A प्लस, चाहे तो यहां पर ही मेंशन कर दे, OC क्या हो गया बेटा, A प्लस AC इज इक्वल टू B cos थीटा, ये आ गया। तो यहां क्या OC क्या रख देता हूं मैं, OC इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा, ये आ गया इसका होल स्क्वायर, प्लस BC मैंने क्या लिखा, BC इज इक्वल टू B साइन थीटा, तो ये B साइन थीटा यहां डायरेक्ट रख दो, B साइन थीटा का होल स्क्वायर। OB किसके बराबर है, OB किसके बराबर है, R के बराबर, तो बेटा OB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है। तो जैसे मुझे A और B ऐड करने, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया, पहले A वेक्टर बना दिया, यानी A वेक्टर बना दिया, इसके हेड से B वेक्टर का टेल मिला के बना दिया, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में एरो करते हुए R का एरो ऊपर लगा दिया, जो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल है ये रिजल्टेंट को इंडिकेट करेगी, ठीक है। अब यहां पे मुझे R निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए पाइथागोरस यूज करना पड़ेगी OBC के अंदर। तो यहां मुझे OC स्क्वायर चाहिए और BC स्क्वायर चाहिए, BC हमारे पास है नहीं, OC निकालने के लिए AC की जरूरत पड़ेगी। तो AC और BC हम कैसे निकालेंगे, जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, उसमें बारी बारी से cos थीटा sin थीटा लेगा, और ये वैल्यू AC और BC की यहां लगा देंगे, तो R स्क्वायर बराबर मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब बेटा यहां पे R स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस, ओपन करते हैं उसको, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ अगर लिख लिया जाता है, ए स्क्वायर, यानी इनको तो मैं एक साथ लिखूंगा, ठीक है, चाहो तो यही लिख देता हूं मैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, बी स्क्वायर इज कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा ये वैल्यू कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, ये फॉर्मूला आ गया, तो ये आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। अब चूंकि आर एक वेक्टर है तो डायरेक्शन भी चाहिए होगा, तो बेटा मैं ए वेक्टर से डायरेक्शन के लिए अल्फा एंगल मार्क कर देता हूं, या बीटा एंगल मार्क कर देते हैं, मैंने अल्फा एंगल मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये अल्फा एंगल निकाल सकता हूं मैं, ये अल्फा एंगल कैसे निकलेगा कि भाई tan अल्फा इज इक्वल टू, फिर से ओबीसी राइट एंगल के अंदर tan अल्फा निकालूं परपेंडिकुलर, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो BC अपॉन बेस इज, BC तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस इज OC। बेटा जो OC बेस है किसके बराबर है, OC इज इक्वल टू A प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये OC किसके बराबर है मेरे पास, यानी डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, यानी OA प्लस, ऐसे लिख देता हूं मैं पहले, OA प्लस AC, ये हो गया, एंड BC, BC मेरे पास था ही, BC मैंने निकाला है B साइन थीटा, B साइन थीटा। अब OA प्लस AC, ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा, तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, tan अल्फा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैं एनालिटिकली रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन यहां पर निकाल सकता हूं, ठीक है। कुछ एक दो बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन देखते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने दे रखा है कि भाई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, और जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जो रिजल्टेंट है उनमें से एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। बेटा जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द vectors and its magnitude is half that of other vector. Find the angle between the two vectors. बेटा दो वेक्टर्स के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, साफ से लिख दे, बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। ये इनके बीच हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करना, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहां पर आंसर करते हैं। अब जैसे दो वेक्टर बच्चों एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी वेक्टर हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई जैसे मैंने ले लिया कि एक u वेक्टर है और दूसरा v वेक्टर है, u वेक्टर एंड v वेक्टर, जो इनका रिजल्टेंट है वो r वेक्टर है,
ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट है ऑफ दीज टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जैसे एक वेक्टर मैंने u ये बना लिया, u वेक्टर मेरे पास ये है। अब जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसा आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए। मान लो u के परपेंडिकुलर है, तो ये u के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट तभी पॉसिबल होगा जब दूसरा वेक्टर बच्चों ऐसे जा रहा हो, दूसरा वेक्टर ये जा रहा हो। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सोचिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एरो इस तरीके से घूम रहे हैं, ये एरो घूम रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा, रिजल्टेंट उसका एरो कहां आ जाएगा, उसका एरो ये हो जाएगा। तो ये आ गया रिजल्टेंट R और ये वेक्टर V हो गया। तो सबसे पहले तो ये ओरिएंटेशन दिमाग में बैठाइए कि भाई ये ओरिएंटेशन कैसे बना कि U और V वेक्टर का रिजल्टेंट मान लो U के परपेंडिकुलर है, ये तो तभी परपेंडिकुलर होगा अगर U वेक्टर ये है तो V वेक्टर इंक्लाइन होना चाहिए, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल पे इंक्लाइन होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट ऐसा इसके 90 डिग्री पर बन पाएगा। अब दूसरी बात कह रहा है कि भाई जो इट्स मैग्नीट्यूड, जो R का मैग्नीट्यूड है वो दूसरे वेक्टर, एक तो u वेक्टर है, u वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, दूसरा वेक्टर v है, तो r v के मैग्नीट्यूड का हाफ है, यानी r जो है इसका मैग्नीट्यूड v के मैग्नीट्यूड का आधा है। ये हो गया हाफ। बेटा मैं v का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड r लिख देता हूं, ये v/2 लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि भाई अब मुझे चाहिए क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें ये निकालना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले ये एंगल थीटा मार्क कर दिया कि भाई लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब बेटा यहां से मैं आसानी से निकाल सकता हूं, देखो r की वैल्यू मेरे पास है v और r की वैल्यू v के टर्म में दे रखी है, तो मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखूं जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करे। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, भाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी r/v। बेटा r की वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू, r की वैल्यू चिपका दो यहां पे, v/2, v ये हो गया, v एंड v कैंसिल आउट, इट इज 1/2, ये आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, हेंस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 30 डिग्री है, क्या ये आंसर आ गया, क्या बच्चों ये आंसर आ गया कि थीटा मैंने निकाल लिया 30 डिग्री? ये आंसर नहीं है बेटा, मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर हमें देखना है तो दोनों के टेल्स जोड़ दीजिए, u वेक्टर को यहां एक्सटेंड कर दिया और v वेक्टर को यहां एक्सटेंड कर दिया, तो इट इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं यहां से, तो इट इज द रिक्वायर्ड एंगल, दिस इज द एंगल, ठीक है, विच इज मेकिंग इन बिटवीन v एंड u वेक्टर। तो बेटा ये एंगल हो गया पूरा स्ट्रेट एंगल है और थीटा 30 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस 30, इट इज 150 डिग्री। आंसर विल बी 150 डिग्री। तो आंसर क्या होगा इसका, 150 डिग्री होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, एक बार वीडियो देख लेते हैं कैसे। ठीक, अब जैसे मैं ये कहूं, क्या ये इज इट पॉसिबल कि भाई दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का हो? इज इट पॉसिबल दैट, इज इट पॉसिबल दैट द magnitude of the resultant, magnitude of the resultant of the two vectors of equal magnitude, is it possible that magnitude of the resultant of the two vectors of equal magnitude
इज इक्वल या इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, यानी इज इट पॉसिबल दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर? क्या भाई जो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट उन्हीं बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बराबर हो सकता है? चलिए चेक करते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कई, जैसे नीट के अंदर भी घुमा फिरा के, इवन आईआईटी के अंदर मेंस के अंदर भी रखा जा सकता है। ठीक है, स्कूल वगैरह में भी रख देते हैं 2 मार्क्स के अंदर। तो बेटा यहां पे हमने कहा कि भाई दो वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सब बराबर है, से इट एक्स। मैंने कहा कि भाई ये सब आपस में बराबर है, किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां इनके मैग्नीट्यूड को रख दीजिए, एक्स को रख दीजिए, आर किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। अंडर रूट ऑफ ए बी एक्स के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा। यहां हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा एक्स। अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। बेटा यहां से एक्स स्क्वायर थ्रू आउट द इक्वेशन कैंसिल आउट हो गया, इट इज 1 2 प्लस, और 2 को यहां बाहर निकाल देते, 2 को बाहर निकाल दिया, 1 प्लस, अब भाई 2x स्क्वायर तो यहां पे एक्स स्क्वायर जा चुका है, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, यहां क्या बचा? cos थीटा। अब इसे 2 को यहां ले आइए, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। अब 1 को इधर ले आइए, hence cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, hence theta is equal to 120 degree. Yes, it is possible. ये बेटा एनालॉजी पॉसिबल है। ठीक है, कब पॉसिबल है? जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, तो उनका मैग्नीट्यूड भी आइदर ऑफ द वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर मैं डायग्रामेटिकली इंडिकेट करूं ऐसे, तो बेटा यहां पे ये दो वेक्टर्स ये हो गए, ये इनके बीच का एंगल हो गया 120, इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट बना दिया जाए, ये रिजल्टेंट, यानी ये रिजल्टेंट आर, ये ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, ये 120 डिग्री एंगल है, ये भी बेटा एक्स लेंथ के बराबर है, ये भी एक्स लेंथ के बराबर है, और ये भी एक्स लेंथ के बराबर होगा। तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। अब दो वेक्टर को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब बेटा जैसे मुझे दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं, जैसे ए वेक्टर मेरे पास ये है, इसे मुझे बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। बी वेक्टर ये है, वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर, मुझे क्या करना है? ए माइनस बी, ये करना है। तो जैसे मुझे ए माइनस बी करना है, तो मैं क्या करता हूं? ए माइनस बी करना है मुझे, तो ए वेक्टर, ठीक है, ये प्लस कर देता हूं और माइनस अंदर खींच लेता हूं। माइनस बी वेक्टर का यहां मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ बी इज बीइंग रिवर्स्ड। बी के डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए और ए के साथ जोड़ दीजिए। अगर ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो और पहले वेक्टर के साथ ऐड कर दो। बेटा इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो इसका डायरेक्शन मैं फिर से बनाता हूं, यहां पर ए वेक्टर तो ये हो गया। अब ये मैंने प्लस कर दिया, प्लस करके ये क्या कर दिया? इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। अभी बी ऊपर की तरफ था, अब कहां पर हो गया? ये माइनस बी, ये हो गया। पर इनको जोड़ दीजिए, यहां पे ऐड कर दी। अब इनको ऐड करना है आइदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर दीजिए, जो भी हमें आसान लगता है। भाई जैसे मैंने चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर दिया। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर ये बना दिया, अब माइनस बी वेक्टर यहां उतार के दोनों के टेल्स लगा के ये बना दिया माइनस बी वेक्टर।
बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना होगा। ये यहां पैरेललोग्राम तैयार हो गया, उस डायगोनल को चूज करना होगा विच इज पासिंग थ्रू दिस कॉमन टेल, दिस इज द रिक्वायर्ड डायगोनल। तो बेटा ये इंडिकेट करेगा R विच इज इक्वल टू A माइनस बी वेक्टर। तो ये तरीका होता है बच्चों, A माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन इस ढंग से किया जाता है। हो तो एडिशन ही रहा है लेकिन बी वेक्टर को रिवर्स कर दिया। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में चल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड v। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। तो हाफ राउंड में ऐसे कर लेते हैं, पहले क्वार्टर राउंड और हाफ राउंड में वेलोसिटी चेंज क्या होगा। फाइंड वेलोसिटी चेंज इन क्वार्टर राउंड और नंबर 2 हाफ राउंड। बेटा क्वार्टर राउंड और हाफ राउंड में वेलोसिटी चेंज क्या होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये सर्कुलर पाथ हो गया बॉडी का, चलिए ऐसे तक छोड़ देते हैं। ये सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का। अब क्वार्टर राउंड, मान लो बॉडी स्टार्ट्स या बॉडी ए पॉइंट पर मैंने ऑब्जर्व की, ठीक है। नाउ इट कम्स एट बी पॉइंट, ये बी पॉइंट पर आ जाती है। ये एंगल कितना बना 90 डिग्री। अब स्पीड तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहां वेलोसिटी हो गई, बेटा वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली होती है। ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये वेलोसिटी इधर आ गई। अब जब हम बी पॉइंट पे आएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बना, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आ गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या कर लेता हूं, ये v1 मान लेता हूं और ये मान लेता हूं v2, और v1 वेक्टर और v2 वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, बराबर है, v के बराबर है। v1 v2 इसलिए मान लिया कि भाई डायरेक्शन अलग अलग है, तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर ये मान लिया। अब मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज चाहिए। फिजिक्स में हमेशा बेटा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। फाइनल यानी फाइनल, यहां पर फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज, पहला पार्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर। v2 को मैं माइनस v1 करके ऐड करूंगा, ठीक है। अब बेटा यहां पे v2 वेक्टर कहां पर है, v2 वेक्टर ये है, v2 वेक्टर ये रहा मेरे पास, और v1 वेक्टर मुझे रिवर्स करना होगा, ये माइनस v1 वेक्टर ये हो गया, माइनस v1 वेक्टर ये हो गया। बस इन दोनों को ऐड अप करना है बेटा, ऐड करेंगे, यहां से एंगल 90 डिग्री है, ऐड कर दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, ये रिजल्टेंट हो गया r, ये रिजल्टेंट r यानी एक तरीके से v के बराबर हो गया। चाहूं तो मैं v लिख देता हूं इसको, या vr लिख देता हूं, vr रिजल्टेंट ये आ गया बेटा, ठीक है। तो बस की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूं कि भाई यहां अगर मुझे vr की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस v1 है, तो ये भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड तो v1 v2 का, और नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो v के बराबर है, v2 का मैग्नीट्यूड भी v है और v1 का मैग्नीट्यूड भी v के बराबर है। यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, यहां पर ये o लिख दूं, ये a लिख दूं, ये b पॉइंट लिख दूं, या स्मॉल a कर दीजिए और ये स्मॉल b कर दीजिए, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे खाली मैं ये ट्राइंगल बना लूं, कौन सा ट्राइंगल बना लूं यहां पर, यानी o a o और b ये बना लूं, ठीक है। बेटा यहां पे ये लंबाई v के बराबर है और ये लेंथ भी कितनी है, दिस लेंथ इज आल्सो इक्वल टू v,
तो मुझे निकालनी है ओ से बी तक की लेंथ जो वी आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो डायरेक्ट बेटा पाइथागोरस थ्योरम हो गया, वी आर अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यानी वी रूट ऑफ 2। ये आ गया, वी रूट ऑफ 2 आ गया बेटा। v1 v2 के मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए डायरेक्शन ये 45 डिग्री यानी एंगल बाइसेक्टर से निकलेगा तो 45 डिग्री ये बन गया v2 से या v1 से 45 डिग्री हो गया। ये तो क्वार्टर की बात हो गई। नाउ हाफ राउंड में आ जाए। हाफ राउंड में वी कम एट द पॉइंट सी, हम सी पॉइंट पर आ गए। वेलोसिटी कहां पर हो गई, वेलोसिटी ये हो गई। अब यहां पर v3 मान लिया मैंने, वेलोसिटी ये हो गई बेटा। अब हाफ राउंड के अंदर देखें, हाफ राउंड के अंदर वेलोसिटी चेंज आपको निकालना है तो वेलोसिटी चेंज इन हाफ राउंड v3 माइनस v3 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। फिर से मैं क्या करता हूं, v3 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, ये कर देता हूं। v3 वेक्टर और प्लस करके मैंने माइनस v1 कर दिया। अब v1 को मुझे रिवर्स करना होगा, v1 ऊपर की तरफ है, इसको रिवर्स कर दीजिए। तो जब हम रिवर्स करेंगे, अब देखिए यहां पर ये v3 वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, और यहां पर क्या है, अब v1 को रिवर्स कर दिया यानी कि v1 रिवर्स करके माइनस v1 ये आ गया बेटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, वैल्यू v और v के बराबर है। वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, वैल्यू v के बराबर है, दोनों नीचे के डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो रिजल्टेंट मेरे पास हो गया डायरेक्टली v प्लस v। अब क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आई कैन राइट, यानी 2v कहां पर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, या माइनस भी माइनस 2v भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख रहा हूं यहां पे, डाउनवर्ड्स। ये क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। ये आ गया बेटा इस तरीके से। तो ये हमने देखा बेटा यहां पे एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे हुआ। ऐसे ही हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हैं। वीडियो देखने पहले ये मुझे वन शॉट में पूरी करनी है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं और उसकी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर इंडिकेट कर देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बेटा हम दो तरीके से करेंगे। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए और बी दो वेक्टर है, इनका मल्टीप्लाई किया और स्केलर आ गया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होगा। पहला, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, स्केलर आ गया, ये क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। इसको शो कैसे करेंगे, एक डॉट लगाकर, hence it is called स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरा नंबर 2 बेटा, दो वेक्टर का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेक्टर आए, यानी ए और बी ये क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए, इनका मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आ जाए, ठीक है। इसे हम शो कैसे करेंगे, क्रॉस लगा के शो करेंगे, तो इसलिए इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ये कहलाएगा, ठीक है। अब बेटा यहां पे ए डॉट बी अगर मुझे लिखना है तो यही मैं इंडिकेट कर देता हूं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो बेटा यहां से ए डॉट बी इज इक्वल टू बराबर ये होता है ए बी कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। यही मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंडिकेट कर दूं कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बच्चों ये ध्यान रख लीजिएगा, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए और बी कॉस थीटा, ऐसे लिख दूं, ठीक है बेटा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये एंगल थीटा है हमारे पास, छोटा बना देते हैं। मैं एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दूं, ये ओ पॉइंट मार्क कर दूं, ये ए पॉइंट मार्क कर दूं यहां पर, और ये बी पॉइंट मार्क कर दूं। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। अब यहां से मैं कॉस थीटा निकालूं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए बी, बड़ा चुन्ना मुन्ना सा दिख रहा है, ए बी थोड़ा बड़ा कर दें इसको, ए और ये बी, तो ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मैंने क्या किया कि भाई इनको मैं यहां पर ओ बी की वैल्यू निकालूं, कॉस थीटा लूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस
OB ओवर हाइपोटेनस OA। तो बेटा OB किसके बराबर है, OB निकालते हैं, OA किसके बराबर है, B का मैग्नीट्यूड, हेंस OB इज इक्वल टू B cos थीटा। तो बेटा एक तरीके से B वेक्टर का यहां शेडो बन रहा है। B वेक्टर ये है, अगर लाइट ऐसे गिरे तो उसका शेडो OB पर बनेगा। इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन। इसका शेडो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि भाई A इंटू B cos थीटा, A डॉट B, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर B का प्रोजेक्शन ऑन A, यानी प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। इट इज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मैं कहूं कि भाई AB cos थीटा का डायरेक्शन कहां है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ AB cos थीटा, तो बच्चों इसका आंसर तो आप जानते ही हैं, इट इज स्केलर प्रोडक्ट। AB cos थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर प्रोडक्ट है बेटा। अब इधर आ जाते हैं A क्रॉस B। पहले एक आध एग्जाम्पल लिख दें यहां पे भाई। एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा यहां पे, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। F डॉट D करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, जो F फोर्स हो गया, D डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओपन करें, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। इन द सेम वे इट इज F डॉट D FD cos थीटा। बेटा थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आगे लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं बेटा, जो पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम होती है। वर्क डन को मैं ये चिपका दूं, F डॉट D अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक साथ लिख दिया जाए, F डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, इट इज वेलोसिटी, F डॉट V। F डॉट V वेलोसिटी आ गया, तो पावर इज इक्वल टू F डॉट V। बड़ा अच्छा एग्जांपल है। नाउ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B जो है ये बेटा वेक्टर आता है। अब A क्रॉस B, पहले इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर। A और B वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब यहां पर चूंकि ये वेक्टर है, तो बेटा जब भी वेक्टर होता है आप जानते ही हो, किसी भी वेक्टर को मैं लिखता हूं तो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा और साथ में उसका यूनिट वेक्टर लगा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो जब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं A क्रॉस B, तो पहले मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड A क्रॉस B, और इसका डायरेक्शन इंडिकेट करना होगा। डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए मैं एन कैप यूज करता हूं। अभी एन कैप का जिक्र कर रहा हूं मैं कि एन कैप है क्या, अभी समझाता हूं। पहले A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूं यहां पर, इट इज AB साइन थीटा एन कैप। A क्रॉस B मेरे पास बच्चों ये आ गया, ठीक है। अब बेटा यहां पर ये है जो एन कैप है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A and B वेक्टर। A cross B is always perpendicular to the plane of plane containing A and B vector। मतलब इधर से मैं थोड़ा क्लीन करता हूं। बेटा यहां पे A क्रॉस B AB sin थीटा के बराबर आ रहा है, यानी A और B एक ही प्लेन में ले लिए गए। जैसे मैंने एक ये प्लेन ले लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, यहां हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास, जैसे मैं यहां पे बुकलेट या बुक पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे दो वेक्टर बनाता हूं, मैं दो वेक्टर यहां पे बनाता हूं कि भाई यहां दो वेक्टर जो हैं, अब जैसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, अभी ये वर्टिकल प्लेन हो गया, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। मैं दो वेक्टर्स बना रहा हूं, वेक्टर A और वेक्टर B। ये वेक्टर A बन गया और ये बन गया वेक्टर B। बच्चों दो वेक्टर बन गए, ये कोप्लेनर वेक्टर है, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड दिस प्लेन एक ही प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर है। तो बेटा A क्रॉस B जो होगा, A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इसके परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, यानी A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू, A क्रॉस B जो होगा परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, जो A क्रॉस B है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। अब इसी चीज को मैं बना रहा हूं यहां पर, A वेक्टर
और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो ये मैंने बनाया बेटा ए और बी वेक्टर, ये बन गए यहां पर ये, तो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये ए क्रॉस बी ये होगा, ए क्रॉस बी ये आता है बच्चों यहां पे, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। अगर मान लो ये एंगल थीटा बन रहा है, ये थीटा है, तो ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। अब जो परपेंडिकुलर तो देखो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है परपेंडिकुलर, तो इसका डायरेक्शन हम कैसे पता करें? तो राइट हैंड थंब या कर्ल रूल लगाकर, राइट हैंड थंब या कर्ल रूल लगाकर। कैसे? यहां पर मेरे पास क्या है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर ये है, तो राइट हैंड मैंने कहां रख दिया, ए वेक्टर पर रख दिया, राइट हैंड ए वेक्टर पे रख दिया ये, ठीक है। अब यहां से राइट हैंड की फिंगर को मैं बी वेक्टर के टुवर्ड टर्न करता हूं, ऐसे टर्न करता हूं, ऐसे नहीं उल्टा थोड़ी टर्न कर पाएंगे, ए से बी ऐसे करके टर्न करें, ऐसे करके टर्न करें, जो अंगूठा होगा थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मुझे बच्चों बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए क्रॉस बी तो मैंने ऐसे निकाल दिया, ए क्रॉस बी आपके टुवर्ड डायरेक्शन आ गया। अब मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए यानी उल्टे डायरेक्शन में बी क्रॉस ए, अपना राइट हैंड रख के यहां पर अंदर की साइड आ जाएगा, या बी क्रॉस ए ऐसे करके डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान रखेंगे कि भाई इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, यहां पर देखो मैं ऐसे बना देता हूं, ये राइट हैंड हो गया, और राइट हैंड कर्ल या थंब रूल हमारे पास आ जाएगा कि भाई एक वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, ए से बी की तरफ फिंगर का कर्ल, राइट हैंड लेके ए से बी की तरफ फिंगर का कर्ल, जो थंब होगा विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, ये इंडिकेट करेगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को, ठीक है। ये बेटा मैं प्लेन बना लेता हूं, यहां पर ए और बी एक ही प्लेन के अंदर यहां मौजूद है, यानी दे आर कोप्लेनर। तो ये ध्यान रखो बेटा, इस तरीके से ए क्रॉस बी ये होता है, और इसी यूनिट वेक्टर को यानी इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है, इसलिए एक यूनिट वेक्टर एन कैप लगाया जाता है, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, नॉर्मल एन कैप ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर और एफ यानी जो टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल देख सकता हूं, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये आर क्रॉस पी के बराबर, ठीक है। तो बेटा आर यहां पर वो पोजीशन वेक्टर है दोनों ही केस में, यानी मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं कि भाई आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है ड्रॉन फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस टू, कहां तक खींचा गया है, यानी आर पोजीशन वेक्टर इंडिकेट कर रहा है उस पॉइंट का रोटेशनल एक्सिस से जहां पर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, ठीक है। ऐसे यहां पर जो वेलोसिटी है या मोमेंटम है, ठीक है, जिस पॉइंट पर पार्टिकल रखा है वहां से पॉइंट ऑफ यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन तक आर वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर खींचा गया है। तो बेटा यहां इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, कुछ दो चार प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, दोनों ही की बात कर लेंगे, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी की। अब देखो जैसे कभी कभार ऐसे भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा यहां पे ए और बी के बीच का वेक्टर हमें निकालना है, डायरेक्ट क्या करिए, वैल्यू प्लेस करिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। बेटा यहां पे ए बी ये चले गए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस थीटा को नीचे ले जाइए, tan थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो बेटा यहां पे ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर ए क्रॉस बी है तो हम इस तरीके से यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी चाहता हूं कि भाई ए क्रॉस बी हमारे पास पूरा वैल्यू निकल कर आए, तो एक चीज को यहां इंडिकेट कर दूं बेटा, सबसे पहले जो रिजोल्यूशन, एक मैं रिजोल्यूशन समझा के फिर ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट में उसका जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब वेक्टर को तोड़ना, ब्रेक करना, यानी ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर या स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर और ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर, तो ये कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, जैसे बेटा वेक्टर ए है मेरे पास, वेक्टर ए, ठीक है, तो पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस की बात करूंगा, दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा, फिर तीसरा एक्सिस लगा दूंगा एक्स्ट्रा, है ना। तो अभी जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, आप जानते हो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स का डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, आई कैप यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस का इंडिकेट करता है जे कैप, ठीक है। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा के बराबर, ये एंगल क्या एज्यूम कर लिया, थीटा के बराबर। अब मैंने ए को दो हिस्सों में बांटा, जैसे कभी 500 खुले की जरूरत पड़ गई तो आपने कहा भाई 500 के खुले दे दो, तो मान लो 200 और 300 रुपए ऐसे मिल गए आपको, ठीक है। 200 और 300 मिला देंगे तो फिर से 500 हो जाएगा। ऐसे ही ए वेक्टर्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया, मिला देंगे तो वापस से ए आ जाएगा। एक हिस्सा मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग मान लिया ए एक्स वेक्टर, और वाई एक्सिस के अलोंग मान लिया ए वाई वेक्टर, यानी ए इज ब्रोकन और स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, टू पार्ट्स, ठीक है। वन along the x axis is ax vector, another which is along the y axis ay vector. If I add them, ax vector plus ay vector, फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, a वेक्टर के बराबर आ जाएगा, फिर से a वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब यहां पर जैसे अगर मैं यहां ऐसे ज्वाइन कर दूं, इधर ये इसको ज्वाइन कर देता हूं। अब देखो ये एक क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, ये ay वेक्टर, तो ये भी वेक्टर कौन होगा, this vector is also ay vector, opposite side of a parallelogram, ठीक है। क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन है एक ही, तो मैंने डायरेक्शन ये इसका भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। तो ax वेक्टर ay वेक्टर, बेटा ये अपने आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई ax वेक्टर ये है, ay वेक्टर ये है, इनके एरोज ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट a वेक्टर, एरो कहां पर आ गया, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया। तो a वेक्टर इज इक्वल टू ax प्लस ay वेक्टर, ऐसे भी हो सकता है। अब मैं ax और ay को i कैप j कैप के टर्म में लिखता हूं। बेटा कोई भी वेक्टर होता है तो आप कैसे लिखते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। नाउ ax वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ax और इसका यूनिट वेक्टर i कैप। ऐसे ही ay वेक्टर, ay का मैग्नीट्यूड और j कैप, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ ax ay यहां पर वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ax i कैप और ay j कैप वेक्टर a। तो मैं एक तरीके से लिख सकता हूं बेटा, वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप ay j कैप, ये इसके कंपोनेंट फॉर्म हो गए। ये क्या हो गया, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप ay j कैप, ये हमारे पास हो गया। अगर बेटा मैं यहां पे तीसरा एक्सिस और बात कर लूं, तीसरा एक्सिस और ले लें, तीसरा एक्सिस यहां पर ले लिया मैंने z एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर k कैप हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप ay j कैप और az k कैप, ठीक है। az यहां पर क्या हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया, यानी a को अब तीन हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। यानी a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप ay j कैप az k कैप लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं कि भाई ax की वैल्यू क्या है, तो इस ट्राइंगल में जैसे o ये मान लूं, a ये मान लूं, b ये मान लूं, o a b ट्राइंगल, o a b ट्राइंगल, o a b ट्राइंगल में ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, a y हो गया, ये ax हो गया, ठीक है, ये a हो गया। बेटा इनको रिलेट कर सकते हैं, cos थीटा ले लें पहले, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ax अपॉन हाइपोटेनस a, a को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा। अब sin थीटा ले लें,
साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो बेटा यहां पे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैंने तोड़ दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग ए साइन थीटा। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ अब जैसे रिजोल्यूशन के ऊपर एक अगर मैं क्वेश्चन देखूं कि भाई एक फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, किसी पॉइंट ओ पर वर्क कर रहा है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, ठीक है, ओ इज द ओरिजिन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एंड इट मेक्स 30 डिग्री। जो यानी फोर्स है कितने एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो हमें निकालना है कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स या कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, find the components of the force along x and y axis। x और y axis के along components find out करने हैं। एक बार वीडियो देख ले। Find the components of the force along x and y axis। तो बेटा एक कंपोनेंट हो गया let it be fx और इसको मान लीजिए आप fy, fx fy हो गए, ठीक है। तो बेटा यहां पे हमेशा ध्यान रखो कोई भी वेक्टर है थीटा के अलोंग कंपोनेंट कॉस में होगा, तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा 30 डिग्री। बेटा f की वैल्यू 100 cos 30 √3 बाय 250 √3 न्यूटन, ये हो गया। अब सेकंड हम निकाल लेते हैं fy हमेशा fx के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है fy y एक्सिस के अलोंग ऑलवेज क्या होगा, f sin थीटा के बराबर। f कितना है मेरे पास 100 एंड sin 30 डिग्री, तो 100 इंटू 1/2 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन आ गया। इस तरीके से बेटा मैं यहां पे इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसे घर पे कर लेंगे, इसमें होमवर्क समझ लीजिएगा। जैसे मान लो कि भाई जैसे ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, थोड़ी इंक वो डाल लेता हूं। अब इसको आप पूरा रिवीजन कर लेना, इसमें है ना। तो वन शॉट का मैं अभी फर्स्ट टाइम इसको बना रहा हूं और नेक्स्ट वन शॉट लूंगा मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो बेटा जैसे एक रिजिड सपोर्ट है, छत वगैरह है, यहां पर मैंने दो स्ट्रिंग से एक ब्लॉक सस्पेंड किया है, एक ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया। ये मान लो 100 kg का ब्लॉक है, ये सस्पेंड कर दिया, दो स्ट्रिंग है, एक ये, ठीक है। ये पॉइंट मार्क कर दिया ए, ये बी कर दिया और ये पॉइंट ओ कर दिया। मान लो दिस एंगल इज, यहां पर बन रहा है 30 डिग्री और यहां पर बन रहा है 60 डिग्री। हमें ये पता करना है फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। ये इस वाली स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, चाहे तो ये भी आप स्ट्रिंग मान सकते हैं या इसको स्ट्रिंग ना माने, ठीक है, आप पूरा ब्लॉक यही इस पर इंडिकेट कर दीजिए। आप सिर्फ दो जगह इस पर निकाल लीजिएगा 100 kg, एक जगह टेंशन ये, एक जगह टेंशन ये। मान लो दिस टेंशन इज T1, दिस टेंशन इज T2, उधर से भी लगेगा भाई, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन लगेगा, लेकिन हमें इस पे कंसंट्रेट करना है। यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड T1 एंड T2। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। करिएगा इसको, इस क्वेश्चन को करिएगा घर पे, होमवर्क ये हो गया। नाउ बेटा मैं फिर से आता हूं, जैसे दोनों को ही निकालूंगा मैं, यानी
कार्टेशियन या कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को, यानी डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर component form, rectangular component form. Let the vector axi cap plus ayj cap plus azk cap and vector bxi cap, byj cap and bzk cap. ये बेटा वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। अब मुझे जैसे निकालना है a डॉट बी, सबसे पहले निकालूं मैं a डॉट बी, ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई आई कैप, जे कैप, के कैप, ये कौन कौन है, एक्स वाई जेड एक्सिस, इनके यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। इनके बीच म्यूचुअली कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बनता है, ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पर डॉट प्रोडक्ट निकालूं खाली इनका, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप का, आई कैप डॉट आई कैप का मैं आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू निकालूं, तो सबसे पहले मुझे इनका मैग्नीट्यूड लिखना होगा। यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, बेटा आई कैप का विद इटसेल्फ जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, ये 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 आ गया। ऐसे ही बच्चों जे कैप डॉट जे कैप वैल्यू 1, के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। अगर मैं ऐसे निकालता आई कैप डॉट जे कैप, बेटा अब यहां पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आई कैप जे कैप के बीच, एक्स और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितनी बन रही है, 90 डिग्री। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड कॉस 90, ये 0 हो गया। तो बेटा ऐसी जे कैप डॉट के कैप वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। के कैप डॉट आई कैप वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पे जरा मल्टीप्लाई करें। बेटा यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही तो करते हैं कि पहले आप bx से ax के अंदर करेंगे, आई कैप का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट कर रहे हैं तो डॉट होगा, फिर बेटा bx का इसके साथ करेंगे, फिर bx का लास्ट वाले az के साथ करेंगे विद यूनिट वेक्टर्स। तो पहले मैं ये करता हूं बेटा ax bx, ठीक है। तो आप यहां देखिए ax bx जब करेंगे, ax bx आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो 1 के बराबर हो गया। बेटा जब ये करेंगे आप bx आई कैप का ay जे कैप के साथ, तो आई कैप जे कैप लेना पड़ेगा, तो 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। ऐसे ही आई कैप के कैप 0 हो गया। सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट में bx आई कैप का जो ऊपर प्रोडक्ट किया सिर्फ नॉन जीरो है अपने कॉरस्पॉन्डिंग ax आई कैप के साथ। ऐसे ही बेटा by का सिर्फ अपने कॉरस्पॉन्डिंग ay by का नॉन जीरो होगा, और जे कैप तो 1 हो गई। ऐसे ही इसका कॉरस्पॉन्डिंग az bz। तो बेटा a डॉट बी हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाता है, a डॉट बी ये आ गया। अगर मैं कहूं कि भाई a का मैग्नीट्यूड लिखूं मैं, a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो हमेशा ध्यान रखिए जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो जैसे आपने उधर लिखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखा मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक वेक्टर a बनाया, एक कंपोनेंट था इसका ax थीटा पर और दूसरा कंपोनेंट था ay। बेटा यहां पे ax वैल्यू थी a cos थीटा और ay की वैल्यू थी a sin थीटा। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं, a स्क्वायर x a स्क्वायर y, बेटा ये स्क्वायर ऐड करो, a स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू 1 हो गई, यानी a स्क्वायर के बराबर, यानी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर मुझे a लिखना होगा तो a क्या लिखूंगा मैं, बेटा अगर a लिखना होगा तो a में डायरेक्ट क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y, ऐसे करके लिख दूंगा।
अब यहां पर है, अब ए का मैग्नीट्यूड तो उसकी तरह यूज कर दो, ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, जेड भी जुड़ा है, ए स्क्वायर जेड। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर वाई एंड बी स्क्वायर जेड। ये आ गया बेटा। अगर मुझे यहां पर एंगल निकालना होता, आगे बात बढ़ा दी मैंने कि भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हेंस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो बस ए डॉट बी, आई हैव ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, and a and b magnitude under root of a square x, a square y, a square z and under root of b square x, b square y, b square z। ये यहां वैल्यू रख देंगे, cos थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेटा यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ए डॉट बी को हम उस तरीके से लिख सकते हैं और ए और बी के बीच एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ए क्रॉस बी और देख लेते हैं। ए क्रॉस बी चार्जर दे दीजिए। कौन सा चार्जर चाहिए? वो पता होगा। देख के भी मैं भिजवाता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ बाद में। अब बेटा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं उसे देखिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब बेटा यहां पे मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगा लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया। अब आई कैप के नीचे पहला वेक्टर कौन है? ए वेक्टर। आई कैप के करस्पॉन्डिंग ए एक्स यहां लिख दीजिए, फिर जे कैप के साथ ए वाई ये लिख दीजिए, के कैप के साथ ए जेड ये लिख दीजिए। नाउ बी वेक्टर, आई कैप के साथ बी एक्स ये लिख दीजिए, बी वाई ये लिख दीजिए, बी जेड ये लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहां पर इसको लिख दीजिए। नाउ अब मुझे लिखना है भाई अब किस तरीके से यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था कि भाई आई कैप जे कैप के कैप, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग पहला वेक्टर ए, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखिए। आई कैप के साथ ए एक्स है, जे कैप के साथ ए वाई, के कैप के साथ ए जेड। ऐसे ही बी के लिख दीजिए बी एक्स बी वाई बी जेड। नाउ अब यहां पे क्या कीजिए, आई कैप ब्रैकेट लगा दीजिए, अभी भरते हैं ब्रैकेट को, माइनस जे कैप ब्रैकेट प्लस के कैप ब्रैकेट। अब बेटा यहां पे आई कैप के नीचे इनको हाइड कर लीजिए और ये हाइड कर लीजिए। आई कैप के नीचे ए एक्स बी एक्स इनको हाइड करिए और इनको हाइड करिए। आई कैप को छोड़िए, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, ए वाई, इधर मल्टीप्लाई करिए, ए वाई बी जेड पॉजिटिव, ए वाई बी जेड पॉजिटिव। अब ऊपर मल्टीप्लाई करिए, माइनस करके लिखिए इसे, माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई हो गया। सही से लिख देते हैं, ए जेड और ये बी जेड। ठीक है, अब बारी आती है जे कैप की। ये ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस लगाना है। अब जे कैप के नीचे इनको हाइड कर लीजिए। अब ए एक्स बी जेड बच रहा है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ए एक्स बी जेड पॉजिटिव हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव ए जेड बी एक्स, ये हो गया। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूं मैं, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। अब बेटा के कैप के नीचे इसको हाइड कर लीजिए, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ऐसे लिख दीजिए। ये तरीका होता है बेटा इनको। अब ये मेरे पास पूरा वेक्टर आ गया कि भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये अगर मैं जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर,
इनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से निकाला। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है उसको समझ लीजिए। अगर मैं ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दूं तो बेटा ये जो इसका पूरा एरिया है, ये एरिया जो आपने ए क्रॉस बी निकाला है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लें तो ये एरिया इंडिकेट करेगा। यानी एरिया क्या बताएगा? दिस शेडेड एरिया इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा बेटा, ये ध्यान रख लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपने कहा कि सर ट्राइंगल का एरिया, इतना ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये ट्राइंगल का एरिया, तो बेटा इसका आधा कर दीजिए। ए और बी वेक्टर से जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का एरिया, ये तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया ए क्रॉस बी, तो ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे साइन बना देते हैं, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का हाफ हो जाएगा, और पैरेललोग्राम का एरिया लेंगे तो ये आएगा ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड। अगर इसका आधा कर देंगे तो भाई पैरेललोग्राम का हाफ कर दोगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैं इसको यहां पर इंडिकेट कर देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। If a vector is equal to 2 I cap plus j cap minus k cap and vector b is equal to I cap minus j cap plus k cap, ये दे रखा है बेटा। हमें निकालना है कि भाई a और b वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, और जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। यानी फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड triangle formed by these vectors। बेटा इन वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया और जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हमें निकालना है। तो बेटा हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी डिटरमाइन करेंगे। ए क्रॉस बी, डिटरमिनेंट के साइन लगाइए, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बेटा पहला वेक्टर 2, दूसरा वेक्टर 1, यहां 1 अंडरस्टूड है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहां पर क्या है, के कैप, 1 अंडरस्टूड है तो -1 विद साइन लिखा जाएगा। ऐसे बेटा यहां पे ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहां पे दूसरा वेक्टर बी है, बी का आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट 1, -1 एंड +1। अब बेटा तरीका क्या होगा डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का, आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप प्लस के कैप ब्रैकेट, ऐसे ले लेंगे। अब आई कैप के नीचे से हाइड कर लीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 into 1 आ गया। अब आपको माइनस करना है इनका प्रोडक्ट। बेटा ये इनका प्रोडक्ट तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस, ठीक है। अब आ जाएगी, अब दूसरी बात करेंगे कि भाई जे कैप के नीचे इसको मैं हटा देता हूं, अब ये हाइड करूंगा, 1 -1 को हाइड करूंगा। अब बेटा यहां पे माइनस जे कैप लिख रहे हैं तो 2 और 1 2 हो गया, माइनस करना होता है मुझे 1 और -1 आ रहा है तो -1 प्लस हो गया। अब बेटा के कैप के नीचे इसको हाइड कर लो, -1 और 1 को, अब ये मल्टीप्लाई करो, 2 -1 2 के बराबर, माइनस करना होगा 1 into 1, ये हो गया। तो बेटा ये आपके पास आ गया। अब ये हो गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया -3 जे कैप और ये हो गया -3 के कैप। तो बेटा ये आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास इतना हो गया। ए क्रॉस बी वेक्टर इज दिस। अब ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया मेरे पास। अब मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेटा क्या करते हैं, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का इसको निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया √of -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 3√2, इतना स्क्वायर यूनिट के बराबर हो गया, स्क्वायर यूनिट। अगर कोई यूनिट दे रखा होता मीटर वगैरह सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर लिख देते। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे चाहिए, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो गया, हाफ ऑफ
ए क्रॉस बी इसका एरिया। बेटा अब यहां पे ए क्रॉस बी कितना है मेरे पास 3√2/2। ठीक है, तो इतना छोड़ दीजिए या 3/√2 लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये दोनों ही ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ए क्रॉस बी के ऊपर बेस्ड। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमसे कहा गया कि भाई एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 7 है, एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर दे रखे हैं हमें कि भाई हमें क्या करना है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। ठीक है, 7 यूनिट के बराबर मैग्नीट्यूड है। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 एंड which is perpendicular to the plane containing the vectors a 2i cap plus 2j cap minus k cap and वेक्टर बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये बेटा दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनके परपेंडिकुलर एक कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 7 है, उसको फाइंड आउट करना है। तो बेटा सीधी बात है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि भाई ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो ए क्रॉस बी क्या बता देगा कि भाई परपेंडिकुलर वेक्टर को बता देगा। आप उस परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, वो यूनिट वेक्टर इसके साथ लगा दीजिए। भाई कोई भी वेक्टर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो 7 तो मैग्नीट्यूड है ही, इसका यूनिट वेक्टर मुझे कैसे मिलेगा, जो ए क्रॉस बी आ रहा है उसके यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा। ठीक है, तो पहले आप इसे निकाल लीजिएगा, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट लगा के। जो ए क्रॉस बी आ जाएगा, फिर उसका ए क्रॉस बी आपके पास आ गया भाई, जैसे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी। तो आप पहले इसका ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए एन कैप। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, एन कैप, यानी ए क्रॉस बी जो वैल्यू आ रही है, ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर आ रहा है डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू। जो वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू का डिवाइड करेंगे इसमें, एन कैप आ जाएगा। बेटा ये एन कैप 7 के साथ लिखना होगा। ठीक है, तब वाकई रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा। मान लो रिक्वायर्ड वेक्टर है आपके पास एक्स वेक्टर, तो 7 एंड यूनिट वेक्टर एन कैप, ऐसे करके लिखा जाएगा बेटा इसके अंदर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी, ए डॉट बी हम इस तरीके से यहां पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इतना रखता हूं, मैंने कोशिश की है बेटा कि भाई जैसे वन शॉट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने डिस्कस की है। तो अगला जो वन शॉट लूंगा मैं, ये टॉपिक भी थोड़ा लंबा था बेटा, कई सारी चीजें थी, फिर भी मैंने उसे कंपाइल किया है, अच्छी चीजें ली हैं इसके अंदर। अगला मैं जो नेक्स्ट वन शॉट लूंगा, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है बेटा।